कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि जब कविता देवी को बेटा नहीं हुआ, उनकी जेठानी सुनीता देवी अक्सर उन्हें बाज कहकर ताने मारती थी। लेकिन वक्त बदलता गया। जब सुनीता देवी की तबीयत बिगड़ी, तब उन्होंने उम्मीद की थी कि उनका बेटा रूहान और बहू उनकी सेवा करने आएंगे। पर अफसोस, बेटी और बहू ने ऑफिस के काम की आड़ लेकर माँ को देखने तक नहीं आए। यह देखकर सुनीता देवी को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे की ही तारीफ करते हुए बोले, शायद वो ऑफिस के काम में व्यस्त होगा, इसीलिए नहीं आ पाया। लेकिन एक दिन पार्टी में जब कविता देवी ने सबके सामने कहा, मेरी बेटी है और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि वो हर सुख दुख में मेरा साथ देती है। बेटा होकर भी क्या फायदा जब माँ बीमार हो और बेटा बहू काम का बहाना ले ले और देखने तक नहीं आए। ये सुनकर सुनीता देवी भीतर से हिल गई। एक और उन्हें एहसास हुआ कि कविता देवी की बात पे सच्चाई है, उनका बेटा रूहान वाकई में उन्हें अनदेखा कर रहा था। लेकिन दूसरी ओर उन्हें बुरा लगा कि उनकी देवरानी ने इतनी बड़ी बात सबके सामने कह दी। बेटे के प्रति लगाव और घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया और उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि कविता देवी को सबक सिखाएंगी। हालांकि दिन के किसी कोने में उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि कविता देवी ने जो कहा वो गलत नहीं था। अगली सुबह सुनीता देवी रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक उनका फोन बजा। उन्होंने हाथ पोंछते हुए फोन उठाया। उधर से तंज भरी आवाज आई, अरे बहन जी, सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपके बेटा बहू आपसे मिलने तक नहीं आए। ये सुनकर सुनीता देवी को जैसे मिर्च लग गई। वो गुस्से में बोले, सुनिए बहन जी, मेरा बेटा कोई 10,000 की नौकरी नहीं करता कि हर छोटी मोटी बीमारी पर दौड़ते आ जाए। वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां। वो थोड़ी देर रुकी, फिर आवाज में जहर घोलते हुए अपनी देवरानी कविता देवी के घर की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोली, ताना मारने वालों को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिससे अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचा नहीं सकी और उसको पेट में ही मार डाली, आज वो और मेरे बेटे पर उंगली उठा रही है। जिनके नसीब में बेटा ही नहीं, वो मुझे माँ होने का एहसास सिखा रहे हैं। सुनीता देवी का एक एक शब्द तीर की तरह चुभता चला गया। उधर रसोई के चौखट पर खड़ी उसकी देवरानी कविता देवी की सुन रही थी। सुनीता देवी की बातें ने उन्हें पुराने घावों को कुरेद दिया। उनकी आंखें भर आई। कुछ पल बाद वह अपने आंसू रोक नहीं पाए और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। तभी कुछ ही देर में नमन घर आ गया। जैसे ही उसने कविता को फूट फूट रोते देखा, वह घबराते हुए बोला, कविता, ये क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस और जोर जोर से रोने लगी। अब नमन का धैर्य जवाब देने लगा। वो गुस्से में तमतमाते हुए बोला, कविता, साफ साफ बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? कविता सिसकते हुए बोली, आज भाभी ने मुझे कहा कि जिसने अपने पेट में पल रहे बच्चे को मार डाले। नमन जी, अब मुझसे ये ताने और रोज रोज का जलील होना सहन नहीं हो रहा है। या तो आप मुझे मार दीजिए वरना मैं खुद ही कुछ कर बैठूंगी। ये सुनते ही नमन का खून खौल उठा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ और सीधी अपनी भाभी सुनीता देवी के घर पहुंच गया और ऊंची आवाज में बोला, भाभी, भैया कहाँ है? सुनीता देवी ने बिना कोई भाव दिखाए, वो घर पर नहीं है। ये सुनकर नमन ने बात काटते हुए कहा, भाभी, आखिर आप चाहती क्या है? क्या आप चाहती हैं कि हम ये घर छोड़कर कहीं चले जाएं? आपने आज कविता को जो कहा, क्या वो ताना मारना जरूरी था? उसने अपना बच्चा कई साल पहले खो दिया था और उस घाव पर आप आज भी ताने मार रही हैं। उसी वक्त पीछे से कविता भी आ गई और उसकी आंखें लाल थी और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। वह कांपती आवाज में बोली, भाभी, आपके बेटे हैं, बेटे भी हैं, मेरे नसीब में ये सुख नहीं है तो क्या मेरी गलती है? क्या सिर्फ इसी वजह से मैं जिंदा रहने लायक नहीं हूँ? क्या आप तभी खुश होंगी जब मैं खुद को खत्म कर लूं? यह सब सुनकर भी कविता देवी की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। वो तीखे स्वर में बोली, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ वरना पुलिस को फोन करके तुम दोनों को चोरी का झूठा इल्जाम लगा दूंगी। तभी नमन की नजरें कमरे के कोने में रखी एक मेज पर गई। वहाँ एक अजीब सी कठपुतली रखी गई थी जिस पर कई सुइयां चुभाई गई थी। यह देखकर नमन चौंक गया। कुछ समझते हुए उसने बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप उस कठपुतली की फोटो अपने फोन में ली। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये सब यूं ही हो रहा है? क्या कोई काला सच इस घर में छुपा हुआ है? नमन भारी कदमों से घर लौट आया। घर आकर उसने देखा कि कविता अभी उदास बैठी है। उसके पास गया और गंभीर स्वर में बोला, कविता, तुमने भाभी के कमरे में कुछ अजीब देखा? कविता ने आंसू पोंछते हुए धीमे से
से कहा, नहीं तो क्या हुआ? नमन ने तुरंत अपना फोन निकाला और वो फोटो दिखा दी जो उसने सुनीता देवी के कमरे में ली थी। एक अजीब सी कठपुतली जिस पर कई सुइयां चुभी थीं और पेट के हिस्से पर सबसे ज्यादा पिन लगी हुई थी। यह देखकर कविता चौंक गई। हे भगवान, ये तो कोई जादू टोना जैसे लग रहा है। चलिए किसी बाबा को दिखाते हैं, पता तो चले भाभी ऐसा क्यों कर रही है। नमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं छोड़ो, ये उनकी जिंदगी है, जो करना है करें, हमें को बीच में पड़ना। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह गंभीर सांस लेकर बोला, ठीक है चलो एक बार दिखा लेते हैं। वो दोनों उसी शाम एक पुराने तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने फोटो ध्यान से देखते और गंभीर होते हुए बोले, ये साधारण चीज नहीं है, ये किसी औरत पर किया गया गंभीर तांत्रिक प्रयोग है। और इस कठपुतली के पेट पर जो पिन लगी है उसे साफ लग रहा है कि कई साल पहले किसी के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये सुनते ही नमन और कविता सन्न रह गए। वे एक दूसरे की आंखों में भय और हैरानी से देखने लगे। बाबा की बातों ने कविता के दिल में पुराने घाव कुरेद दिए। वही बच्चा जिसे वह खो चुकी थी। वापसी में वे दोनों बिना कुछ बोले घर पहुंचे। लेकिन कविता देवी अब चुप नहीं रहना चाहती थी। वह सीधे सुनीता देवी के घर पहुंचे। वहां पर नमन के बड़ी भाई सूरज भी वहां बैठे थे। कविता देवी गिड़गिड़ाते हुए बोली, भाभी आपको मेरे बच्चे को मारकर क्या मिला? आपने ऐसा क्यों किया? ये सुनते ही सूरज भड़क गया। वह अपनी जगह से खड़ा होकर गुजरते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो कविता? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? इससे पहले कि कविता कुछ कहती, नमन सामने आया और गुस्से में बोला, भैया हम बकवास नहीं कर रहे, हम सच बोल रहे हैं। आप खुद अपनी पत्नी से पूछिए, क्या ये फोटो झूठ है? उसने वही फोटो सूरज के सामने रख दी। फोटो देखकर सूरज भी सन्न रह गया। उसने सुनीता की ओर देखा और बोला, सुनीता ये सब क्या है? सुनीता घबराई हुई आवाज में बोली, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनते ही कविता देवी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा अगर ये सब झूठ है तो आप कठपुतली में कितने सारे सुई क्यों चुभाए गए थे? और अगर सच में आपने कुछ नहीं किया तो आप अपने बेटे की कसम खा लीजिए। ये सुनकर सविता देवी एक पल के लिए सन्न रह गई। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, उसकी आंखें नीचे झुक गई और वह चुप हो गई। सूरज जो अब तक चुप था, वह अपने सिर पर सुनीता का हाथ रखते हुए टूटते हुए स्वर में बोला, सुनीता आप सच सच बता दो, क्या वाकई ये सब तुमने किया है? सुनीता धीरे से सूरज का हाथ अपने सिर से हटा दी और कांपती आवाज में बोली, हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर सूरज का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह गुस्से में कांपते हुए चिल्लाया, बेशरम औरत, ये सब करके तुम्हें क्या मिला? कविता के पेट में जो बच्चा था वो मेरे ही भाई का बच्चा था, हमारे घर का हिस्सा था, और तूने उस मासूम को ऐसा जुल्म किया तो हत्यारिन है। ये सुनकर सुनीता देवी फूट फूट कर रोते हुए सूरज के पैरों में गिर गई। मैं अपने बेटे के मुंह में अंधी हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस घर में कोई और बेटा हो। मुझे लगता था कि अगर कविता को बेटा होगा तो सब उसे ही चाहने लगेंगे। मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। कविता की आंखों में आंसू की धार बह निकली। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, भाभी उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसे तो कुछ इस दुनिया को देखने का मौका भी नहीं मिला। आपने जादू टोना के मेरे बच्चे की जान ले ली। कभी सोचा है कि मेरे ऊपर क्या बीता था उस दिन? सुनीता देवी हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाई, मुझे माफ कर दो छोटी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन सूरज अब थमने वाला नहीं था। उसने गुस्से में कहा, तूने मेरे भाई के बच्चे को मारा है, आज तू मेरे लिए मर चुकी है। अब तू बीमार थी और मेरा बेटा तुझसे मिलने तक नहीं आया, और अच्छा किया, तुझे भी तड़पना चाहिए। अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं, तू यहाँ से निकल जा। तू मेरे लिए खतरा बन चुकी है, तू किसी का भी बुरा कर सकती है। ये सुनकर सुनीता देवी जोर जोर से पागलों की तरह चीखने लगी, भगवान मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे उठा ले, मैंने इतना बड़ा पाप क्यों कर दिया? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। एक माँ की अंधी ममता ने दूसरी माँ की ममता को हमेशा के लिए छीन लिया था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुनीता देवी को अपने कर्मों की सजा उसके बेटा और बहू दे रहे थे। अब वो 2-3 साल में ही घर आते। आज भी कविता देवी की तरह ही सुनीता देवी भी बेटों की याद में दर्द से तड़पती रहती। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।